नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबर के साथ मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सूरज। इस लाइव में हर दिन की तरह आज भी दिन भर झारखंड में क्या कुछ बड़ी खबर रही उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर कि रघुवर दास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सरकार है वह नकेल कसने की तैयारी कर रही है। और जो झारखंड स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ था, जिस मामले को लेकर आपको याद होगा कि विधायक सरयू राय भी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखते रहे कि उस स्थापना दिवस में जमशेदपुर में जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि गायिका सुनिधि चौहान आई हुई थी, उसमें टी शर्ट और टॉफ़ी घोटाले का बात जो है सरयू राय अक्सर उठाते रहे। इस मामले की जांच जो है एसीबी से करने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। लेकिन सहमति देने के साथ ही रघुवर दास का इस पर पलटवार भी आ गया है। उन्होंने कहा कि लगता है कि निशाना एकदम सही जगह पर लगा है। दरअसल उनका इशारा यह था कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि किस तरह से झारखंड में बालू और कोयले की लूट हो रही है। और इसमें हेमंत सोरेन परिवार पर निशाना साधा था और बताया था कि दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ है किस तरह से। अब पूरे मसले पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं। सूरज, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी जांच की सहमति दी है स्थापना दिवस में, जो बताया जा रहा था कि टॉफ़ी टी शर्ट, तो ये मामला सिर्फ टॉफ़ी टी शर्ट तक का है या फिर रघुवर दास जी ओर इशारा कर रहे हैं कि बालू और कोयला तक का भी है? देखिए, निश्चित रूप से मामला 2016 का है। 2019 में जब सरयू राय के साथ मतभेद सामने आए और वो पार्टी से अलग निकलकर अलग चुनाव लड़े, तब से ही वो हमलावर थे इस मामले को लेकर। उन्होंने कई दस्तावेज पेश किए और ये कहा कि इसमें भारी वित्तीय गड़बड़ी हुई है। जब हेमंत, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मामले को उठाया और वो सार्वजनिक मंचों से कहते रहे मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान ही कि हम इसकी जांच कराएंगे। हालांकि जब विधानसभा का सत्र चला, पहला या दूसरा ही, उसी में उन्होंने तब ये कहा था कि नहीं, इस तरह की कोई का मामला सामने नहीं आया है, अब तक की जांच का कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि करीब 1-1.5 सप्ताह पहले ही रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालू उत्खनन को लेकर, इसके अलावा अवैध कोयला और पत्थर उत्खनन को लेकर, वनों की कटाई को लेकर, रोजगार के मसले पर तीखे सवाल पूछे थे। और उन्होंने कहा था कि कई जगह ऐसे हैं, खास तौर पर संताल परगना, कि वहाँ के जो विधायक हैं वो व्यक्तिगत तौर पर अवैध खनन के मामलों में संलिप्त हैं। और आप जानते हैं कि जब संताल परगना की वो बात करते हैं तो बरहेट विधानसभा आता है, जहाँ से मुख्यमंत्री खुद विधायक हैं। फिर उन्होंने विधायक प्रतिनिधि का नाम लिया था, पंकज मिश्रा का उन्होंने नाम लिया कि उनके सीधे नियंत्रण में वहाँ पर अवैध उत्खनन चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि झारखंड की नदियों में बालू ही नहीं बचा, जबकि कई मतलब वर्षों से ये बात चल रही है कि उसका एक नियमितीकरण हो और टेंडर घोषित कर दिया जाए। तो तीखे हमले बोले थे उन्होंने, और ये कार्रवाई निश्चित रूप से इस तरह देखा जा रहा है। तो उन्होंने वही जो रघुवर दास है, उन्होंने आज यही कहा कि ऐसा लग रहा है, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में ईमानदार सरकार दी, ईमानदार प्रशासन दिया। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मतलब एक जुमला जो है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो है जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो मैंने आरोप लगाए थे, लगता है वो सही जगह पर लगा है और उसी का है, जबकि सरकार खुद मान चुकी है कि ऐसा कोई गड़बड़ी हुई नहीं। तो फिर आज इस कार्रवाई का कोई क्या मतलब बनता है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि जो सरयू राय हैं, विधायक हैं, रघुवर दास को ही हराकर वो इस पर विधायक बने हैं, वह लगातार रघुवर दास को निशाने पर लेते रहे। आपको याद होगा कि जब जब रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब तक सरयू राय जो है मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हैं। हालांकि इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें रघुवर दास ने इस बात का जिक्र भी किया था कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही पहला तो जेएमएम के जो हैं नेता हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम तक, उसके बाद मुख्यमंत्री के इशारे पर नाचने वाले कुछ विधायक जो है प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, दोनों नहीं हुआ था, इस बार नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद, यानी कि आज जिस तरह से एसीबी से जांच का जो है एसीबी जांच की जो सहमति मुख्यमंत्री ने दी है, अब इस पर भी रघुवर दास जो है पीछे नहीं हटे। मुझे लगता है कि
जो IPRD विभाग में जो सूचनाएं आती है व्हाट्सएप ग्रुप में डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके आधे घंटे के अंदर रघुवर दास की तरफ से ये जवाब जो है प्रेस रिलीज के जरिए ही दे दी गई है। तो कहा जा सकता है कि अब लड़ाई जो है एकदम आमने सामने वाली हो गई है और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर सरकार के तरफ निशाना साधते हुए कहा है कि लगता है कि निशाना सही जगह लगा है। और पिछले दिनों भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि जिस मुद्दे को हम उठा रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए, उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। तो हम अब आगे क्या अपडेट आता है इस पर हम जरूर बताएंगे। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आप सबों को पता है कि पिछले दिनों झारखंड प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वह झारखंड आए थे। झारखंड 3 दिन तक यहाँ पर रहे, तमाम नेता कार्यकर्ता से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद वो यहाँ से गए। उसके बाद कांग्रेस के तमाम जो मंत्री हैं, 4 मंत्री, उन्होंने बैठक की और कल आपको याद होगा कि मंत्री आलमगीर आलम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह से 6 जिले का जो है अलग अलग मंत्रियों को 6 जिला का प्रभार मिला है। मतलब 6 जिला और 4 मंत्री, 6 चौके 24, झारखंड के 24 जिला में वह जो है घूमेंगे एक शेड्यूल बनाकर, और बताया गया था कि किसके जिम्मे कौन कौन सा विभाग होगा। आज इस मामले में नया अपडेट है कि कांग्रेस ने एक समन्वय समिति बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और इस कमेटी का चेयरमैन अविनाश पांडे को ही बनाया गया है। सूरज, ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें संयोजक बनाया गया है जो झारखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर। खास बात यह है कि जो अभी 2 नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के शामिल हुए, प्रदीप बलमुचु और सुखदेव भगत, उनको भी रखा गया है। तो क्या लगता है कि ये पार्टी में समन्वय बन पाएगा इस समन्वय समिति से? देखिए, कोशिश तो वही की गई है, क्योंकि जिस तरह से विवाद सामने आए हैं, पहले ही दिन से बयानबाजी शुरू हो जाती है। जिस दिन पदभार संभालते हैं गीताश्री उरांव पार्टी छोड़ जाती हैं, इसके बाद जो 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वापस आते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि लोहरदग्गा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव की बहुत सहमति नहीं थी कि सुखदेव भगत वापस आएँ, और इसी को लेकर जो है तंज भी भानु प्रताप शाही की तरफ से कसा गया कि अब तो सुखदेव वापस आ गए हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप बीजेपी में आ जाइए। तो इस तरह के विवाद हुए। तो निश्चित रूप से कई लोगों की सहमति शायद ना हो, लेकिन कोशिश यही की गई है। आप देखेंगे कि कई बड़े नेताओं को इसमें रखा है, जैसे सुबोध कांत सहाय भी वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको इस कमेटी में रखा गया है। जो इसके चेयरमैन बने हैं वो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, जो उप चेयरमैन कह ले वो उमंग सिंघार हैं, जो सह-प्रभारी हैं। तो इस तरह से जो कुछ युवा नेताओं को रखा गया है, कुछ सीनियर लीडर्स को रखा गया है, तो एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश तो की गई है। क्योंकि पहले ही दिन देखिए, आप पदभार जिस दिन संभालते हैं उसी दिन इरफान अंसारी का ये बयान आ जाता है कि आप जो हैं जो वो है चापलूसों से घिर गए हैं। इसके बाद वो एक दावा और कर देते हैं कि 2.5 साल के मंत्रियों की बात की जा रही थी। तो उसी दिन उनका एक बयान आया था अविनाश पांडे का, जो कि पार्टी में अनुशासन बहुत जरूरी है, ये नहीं टूटना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि जिस भी कार्यकर्ता को, नेता को, मंत्री को, इवन अध्यक्ष को भी किसी बात से असंतोष है तो वो बयानबाजी सार्वजनिक मंचों से करने की बजाय एक फोरम पर बातचीत करें, एक फोरम। तो मुझे लगता है कि जिस फोरम की बात की जा रही थी, पार्टी फोरम की, कि वहां पर लोग अपना असंतोष जाहिर करें या वही कमेटी तय करे, तो मुझे लगता है शायद ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, वो जो अलग अलग तरह से बयानबाजियां पार्टियों की हो रही हैं, कोई नेता कहीं आकर कुछ कहता है, कोई नेता कहीं आकर कुछ कहता है, अंबा प्रसाद अलग ट्वीट कर देती हैं, दीपिका सिंह अलग कह रही होती हैं, तो इससे क्या होता है, पार्टी की छवि धूमिल होती है, जो विपक्ष है उसको हमला करने का मौका मिलता है। और ये केवल झारखंड में नहीं हो रहा है, जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें हिस्सेदारी में है हर जगह पे ये 2-3 फाड़ दिख रही है। तो शायद वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाने की कोशिश हुई है, वो जो असंतोष यहाँ वहाँ जाहिर होता है या जो अनुशासन की कमी पार्टी में दिखती है, उसको नियंत्रित करने के लिए मुझे लगता है ये बनाया गया है। तो बिल्कुल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, या पार्टी के अंदर कितना समन्वय बना पाती है, पार्टी और संगठन के बीच कितना समन्वय बन पाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज कहा जा सकता है कि नए प्रभारी बनने के बाद, झारखंड में सरकार बनने के बाद 2 साल बाद कांग्रेसियों के लिए खास करके एक अच्छी बात निकल कर सामने आई है। और इसमें कोशिश किया गया है कि हर एक उस नेता को इस समन्वय समिति में रखी जाए जो अपनी बात को लेकर मुखर रहते हैं, चाहे वो प्रदीप यादव हो, चाहे वो बंधु तिर्की हो, और अभी जो नेता शामिल हुए हैं उनको रखा गया है, राजेश ठाकुर को संयोजक बनाया गया है। तो एक समन्वय बनाने की कोशिश की गई है। तो देखना होगा कि ये समन्वय
कितना बना पाते हैं और अपनी बात सरकार और संगठन के बीच रखते हुए उन दोनों के बीच, सरकार और संगठन के बीच भी कितना समन्वय बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि बोकारो और धनबाद से एक आवाज़ जो है बहुत मुखर रूप से उठ रही है और एक नारा जो है निकल कर सामने आ रहा है कि भोजपुरी मगही नए चलतो। ये नारा का असर अब राजधानी रांची में भी देखने को मिलने लगा है और यही वजह है कि रांची में अपने आवास पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लगातार कैमरे के सामने उसी आवाज़ को और जोर देते हुए बोलते हुए दिख रहे हैं कि भोजपुरी किसी भी हाल में नहीं चलेगा। और पिछले दिनों जब वह अपने इलाके में गए थे तो उन्होंने कहा था कि हर हाल में 1932 का खतियान लागू होगा। अब इसके विरोध में जो भोजपुरी बचाओ मंच है, खास करके भोजपुरी मगही अंगिका एकता मंच, उसके लोग सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में 1932 का खतियान लागू नहीं होने देंगे और जो लोग भी भोजपुरी मगही और अंगिका का विरोध करेगा तो हम लोग भी चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों ने बातें रखी, तो क्या लगता है कि अब ये मतभिन्नता और भाषा के आधार पर जो लड़ाई है वो बहुत लंबा खींचने वाली है, क्योंकि जो आंदोलन बोकारो धनबाद में चल रहा था वो अब पता चल रहा है कि रांची में भी पहुंचकर वो तमाम लोग जो है आंदोलन करेंगे। देखिए, जिस तरह से आंदोलन बढ़ रहा था, पहले प्रखंडों से शुरू हुआ, फिर एक मानव श्रृंखला बनाई गई और उस दिन से ही आंदोलन जो है वो फूटता है और बड़े स्तर पर दिखने लगता है मीडिया में, सोशल मीडिया में, नेताओं के बयानों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में, और देर सबेर उसको राजधानी पहुंचना ही था। और निश्चित रूप से अब जो है स्थानीय भाषा बनाम भोजपुरी मगही का जो एक कॉन्सेप्ट उन लोगों ने तय किया है। हाँ। अगर मान लीजिए झारखंड में जो लोग रहते हैं सालों से, और उनके लिए तो अगर भोजपुरी बोलने वाले हैं तो उनके लिए स्थानीय भाषा उनकी भोजपुरी है, मगही बोलने वाले हैं 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं तो उनके लिए है। पर ये जो बनाम बना दिया गया है, ये सवाल कई बार सार्वजनिक मंचों से मंत्रियों से पूछा गया है कि जब कैबिनेट से ये बातें होकर गुजरती हैं, जब नियमावली बनती है, तो उस समय ये पास हो जाता है कोई भी कानून, और इसके बाद सरकार के ही मंत्री इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि जैसे दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी कांग्रेस के साथ और मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ गए अपने ही सरकार के, तो किसके खिलाफ बैठे थे? तो आपने वहीं क्यों विरोध नहीं दर्ज कराया? ये सवाल जगन्नाथ महतो से बार बार पूछा जा रहा है। तो निश्चित रूप से अब ये बनाम का झगड़ा हो गया। और उसमें हुआ क्या कि झारखंड में जो 5.5 पौने 6 लाख के आसपास जो स्वीकृत पद हैं अलग अलग विभागों में, और उसमें से 2.5 लाख बमुश्किल भर पाए हैं। बाकी के जो मतलब 3.5 पौने 4 लाख पद खाली हैं, उसको कब भरा जाएगा वो सवाल पीछे छूट जा रहा है। अब ये संघर्ष चलेगा, बयानबाजी, चूड़ियां नहीं पहनी है, हम स्थानीय हैं, हम ये हैं, ये नहीं चलतो, वो नहीं चलतो। इसमें क्या है कि मूल मुद्दा पीछे छूट जा रहा है। अगर समाधान होना चाहिए था, जैसा कि हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे हमने सवाल पूछा था इसी बारे में कि आप ही की सरकार से होकर ये गुजरा, आप अगुवाई कर रहे हैं झारखंड में सरकार की, और आप ही के मंत्री फिर आंदोलन, मतलब कानून पास हो जाने के बाद उसके खिलाफ में बोलने लगते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा मसला है जिसको सामाजिक आधार पर सुलझाया जा सकता है, इसका कोई आंदोलन से और ना ही कानून या हाईकोर्ट से तय होगा। तो सवाल वही है कि अगर वैसे ही तय किया जाना था तो आप पहले ही सिविल सोसाइटी के लोगों को बिठा लेते, अलग अलग भाषाविदों को बिठा लेते, प्रोफेसर्स को बिठा लेते, एक कमेटी का गठन कर लेते, 2 महीने वो विचार विमर्श करते, इस आधार पर तय करते। पर आपने आनन फानन में कानून पास कर दिया और एक आंदोलन में जो है कि युवाओं को उलझाने की कोशिश दिख रही है। तो आप सबको पता है कि ये जेएसएससी की परीक्षा में बोकारो और धनबाद का जो वहाँ का स्थानीय भाषा में भोजपुरी और मगही को जोड़ा गया और उसके बाद ही ये आंदोलन कुछ युवाओं की तरफ से शुरू किया गया और बढ़ते बढ़ते ये जन आंदोलन बन गया। और यही वजह है कि लाखों लोग सड़क पर उतर आए और सरकार में शामिल मंत्री भी इस पर बयान देने के लिए जो है मजबूर हो गए हैं और वह बोल रहे हैं। और यही वजह है कि अब तमाम लोग विरोध में भी उतरे हैं और मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं और सरकार को एक तरह से चेतावनी ही दे रहे हैं। तो देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। हालांकि इतना तो तय है कि अब वो आंदोलन रांची तक पहुंचेगा। आने वाले दिनों में जो विधानसभा का सत्र होना है उस सत्र में भी ये बातें उठेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आप सबों को पता है कि कल से झारखंड के कई जिलों में जो है स्कूल खुलने वाली है। स्कूल खुलने को लेकर जो है आज से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। साफ सफाई चूँकि बहुत दिनों से बंद था, हालांकि प्रशासनिक कार्य चल रहा था,
लेकिन उसमें एक बड़ा अपडेट आया है। सूरज, क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट जो है, कुछ दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक साझा मीटिंग हुई थी अधिकारियों की, और उसमें ये तय किया गया था कि चूंकि अब स्थिति नियंत्रण में है तो क्या गाइडलाइन जारी की जाएगी। तो वही एसओपी जारी किया गया है। तो आप देखेंगे कि कई राज्यों ने जहां स्कूल खोले हैं, जैसे झारखंड में ही जब घोषणा हुआ तो शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो भी बच्चे स्कूल आएंगे उनको लिखित अनुमति लानी होगी। तो बाकी राज्यों के लिए भी, जो भी राज्य स्कूल खोलना चाहते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह कहा कि अभिभावकों की लिखित अनुमति चाहिए या नहीं चाहिए, ये स्टेट और जो यूटीज हैं उनको तय करना है कि उनकी गाइडलाइंस क्या हैं। इसके अलावा एक जो बात कही गई है कि स्कूलों में जो हम सोशल डिस्टेंसिंग टर्म इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो गई हैं और बच्चे क्लासेज में बैठेंगे, तो उन्होंने टर्म को बदल दिया है सोशल डिस्टेंसिंग के से वो अब फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो भी स्कूल हैं, तो अब कई राज्य या शहर ऐसे हैं जहां पर कुछ ना कुछ एरिया कंटेनमेंट जोन है, तो हो सकता है कि वहाँ के भी कर्मचारी, चाहे वो शैक्षणिक हों या गैर शैक्षणिक हों, स्कूल बस के ड्राइवर हों, कंडक्टर हों, तो जो कंटेनमेंट जोन में होंगे उनको फिलहाल ड्यूटी नहीं लगाने की इजाज़त दी, मतलब कहा गया है कि उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। इसके अलावा पूर्ण वैक्सीनेशन होना जरूरी है तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स का, और बच्चों के लिए मास्क लगाना, और तमाम जो भी स्कूल लोग आएंगे उनके लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था स्कूल में करने को कहा गया है। प्रतिदिन स्कूल को सैनिटाइज क्लासरूम्स को करना होगा। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो बच्चे किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे अस्थमा छोटे बच्चों में देखा जाता है, अस्थमा है या किसी भी अन्य बीमारी से है, तो उन बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटी स्कूलों में करने का कहा गया है, ताकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो उनको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। तो आप जानते हैं कि झारखंड के 17 जिलों में 1 से लेके 12वीं तक के स्कूल और उसके ऊपर के तमाम शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे, लेकिन 7 जिले जहां पर कोरोना कंसर्न जिलों की श्रेणी में है, वहां पर फिलहाल 9वीं से ऊपर की कक्षाएं खोली जाएंगी, और मिड डे मील की भी शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। और शिक्षा मंत्री ने कल ये भी बताया कि अब बच्चों को मिड डे मील में प्रतिदिन अंडा दिए जाने की बात है, जो पहले सप्ताह में 2 दिन दिया जाता था। तो मिड डे मील की शुरुआत हो गई है, तो पूरी तरह से 100% क्षमता के साथ सामान्य दिनों की तरह स्कूल खोलने की व्यवस्था है। तो आप भी उस हिसाब से तैयारी कर लें और सावधानी के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से आया है कि भाई अब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग बोला जाएगा। हाँ, मैंने उसका जिक्र किया और फिर से कर देता हूं कि जो टर्म है, जो अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग टर्म इस्तेमाल हो रहा था, तो शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि चूंकि अब बच्चे क्लास आएंगे, ऑफलाइन होगी और सभी बच्चे शारीरिक रूप से होंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसीलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा कि जिन स्कूलों में, मतलब स्कूलों में प्रार्थना सभाएं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी होंगी या नहीं होगी, ये भी उन्होंने, केंद्र ने राज्यों पर ही छोड़ दिया है। तो ये दिन भर की तमाम खबरें थी जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आखिर में चर्चा की कि भाई स्कूल खुलेंगे, और सूरज ने जैसा कि बताया कि अब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जाएगा। कोरोना ने हम सबों से बहुत कुछ छीना, लेकिन कुछ दिया तो अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो लगातार हम लोग नया नया सीख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, क्वारंटाइन, डेल्टा, मतलब ऐसे ऐसे शब्द आए जो शायद पहली बार हम लोग सुन रहे थे। अभी आने वाले दिनों में देखना होगा कि और कितना इसका नया नया वर्जन आ रहा है। लेकिन हाँ, सरकार के जो गाइडलाइन है, कल से जो स्कूल खुल रहा है, जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए तो कम से कम इतना पालन कीजिए, सैनिटाइज़र, मास्क के साथ बच्चों को भेजिए। स्कूल से जब लौट के आए तो उसे अच्छे से सैनिटाइज कीजिए। हालांकि मार्केट बाज़ार सभी पहले से बहुत खुल चुके हैं, सिर्फ पढ़ाई ही था जिसे रोक कर रखा गया था, जिसे ऑनलाइन चलाया जा रहा था, वो भी अब ऑफलाइन कल से हो जाएगा झारखंड के 17 जिलों में। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्राइमरी स्कूल कि कल से जो है शिक्षा का रफ्तार जो है बढ़ेगा। हम कल स्कूल से भी आपको दिखाएंगे कवरेज कि किस तरह से जब बच्चे महीनों बाद स्कूल पहुंच रहे हैं तो उनके चेहरे पर कितनी रौनक है। क्योंकि आप सबों को पता है कि जब भी आप भी बच्चे होंगे तो स्कूल नहीं जाना चाहते होंगे, लेकिन कोरोना ने इतना मजबूर कर दिया कि अब बच्चे रो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। कई घरों में ऐसी स्थिति है, तो उन बच्चों के चेहरे पर कल मुस्कान और रौनक जरूर आएगी। शुक्रिया।